नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, अदर फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी पैटर्न बताने वाला हूँ ना जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, और यही मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है और ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, और उसके आगे जो भी बात है वो मैं आप लोगों को आगे करूँगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का मतलब अभी मार्केट में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। देखो, आप लोग अभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिख रहे हो और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोगों को क्लियरली पता है, अभी मैं ये हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ बट बात तो वही है ना, इसीलिए घड़ी घड़ी आप लोगों को बोलता हूँ। निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और रिसेंटली निफ्टी ने डाउन ट्रेंड ब्रेक किया मार्च महीने में। उसके बाद अप्रैल में टैरिफ वॉर हुआ और टैरिफ के रिलेटेड इशू हुए थे, फिर एक बॉटम बना, फिर वापस मार्केट ऊपर गया। फिर अप्रैल एंड के टाइम पे हमारा इंडिया पाकिस्तान का ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे ऊपर, उसके बाद और प्रॉब्लम हुई और फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर, मतलब एक तरीके से मिसाइल्स वगैरह छोड़ दिए थे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे हमारे। फिर वो सॉल्व हो गया, फिर मई मंथ आया। अब मई मंथ में तो कुछ खास नहीं था बट मार्केट साइडवेज था। और अभी फिर से ये जून महीने में ईरान और इजराइल की वॉर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो देखो, मार्केट को है ना एक बहाना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्केट को एक रीज़न चाहिए कंसोलिडेट करने के लिए या फिर एक फॉल करने के लिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो फ्रॉम द अप्रैल बॉटम टू रीसेंट हाई मार्केट ऑलमोस्ट 16% चल चुका है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 3400 पॉइंट से भी ज़्यादा। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी हमारा इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर का न्यूज़ आया था, वो वीक के कैंडल के हाई और वो वीक के कैंडल के लो में हम लोग एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, टाइट कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाला जो हमारा हफ्ता है वो उसकी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, आने वाले दूसरे 3 दिन नीचे गए, फिर वापस से लास्ट डे हम लोग ने एक अच्छी रैली ली। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे लिए ये इशू हो गया है कि भाई इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है वो कितना लंबा हो सकता है, क्या हो सकता है और वो सारी चीज़ें। बट टेक्निकली अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो ये जो रेंज है उसको आप ऐड कर दो, उतना ऊपर जा सकता है। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो यही रेंज को आप नीचे की साइड ऐड कर दो, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 24,378 और 23,800 से लेके 500 तक का है। और अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो 25,600 से 700 तक का मार्केट दिख रहा है एज पर द प्राइस रेंज जो अभी अटक गया है उसमें। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना तो बैंकिंग, फाइनेंशियल और एनबीएफसी ये एक तरीके से सब एक ही स्टॉक होते हैं। ये कंपेयर टू अदर सेक्टर अभी मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जितना निफ्टी कंसोलिडेट किया उतना बैंक निफ्टी ने खास कंसोलिडेट तो नहीं किया, बट ये अपने अपर रेंज में एक कंसोलिडेट कर रहा है। फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छी रैली हुई। तो देखो, प्राइस एक्शन को अगर मैं देखता हूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, इनफैक्ट जब ये मार्च में ये कैंडल बना था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में किंग कैंडल बना है, वो भी डाउन साइड में ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, वो पॉजिटिव चीज़ है। ये वाले कैंडल में हमने बात की थी कि मार्केट ने एक डबल बॉटम जैसा बना दिया है। वहाँ पे ही एक अंदाज़ा आ गया था कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी जो टेम्पररी चल रहा था वो अभी ख़त्म हुआ है। तो मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी अप ट्रेंड में ही है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है और फिर वापस से मार्केट कंटिन्यू करेगा। बट हाँ, अगर इजराइल और ईरान का जो वॉर है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ जो ऑलरेडी बातें चल रही है यूएस के इन्वॉल्व होने के, जर्मनी के इन्वॉल्व होने के, और रशिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है कि भाई हम ये कंट्री को सपोर्ट करेंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी चल सकती है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो हमारा रिस्क पैरामीटर जो बोल सकते हैं कि एक रिस्क का इंडिकेटर है विच इज़ इंडिया विक्स, या फिर आप यूएस विक्स को भी ट्रैक कर सकते हो,
वो दोनों अभी एक नॉर्मल नंबर पे चल रहे हैं। हमारा जो इंडिया विक्स है वो 13.67 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट में कोई टेंशन आने वाला है या मार्केट में कोई इशू आने वाला है तो इंडिया विक्स और यूएस विक्स आपको एक बेटर सिग्नल दे सकते हैं। और इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना कि कैसे आपको इंडिया विक्स एक अच्छा सिग्नल देता है कि मार्केट ख़राब होने वाला है या मार्केट अच्छा होने वाला है। अभी हम लोग आते हैं सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो लास्ट वीक किसी भी सेक्टर्स में कुछ खास काम नहीं हुआ, पर कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट बैंक अच्छे चले। अगर मैं ख़राब परफॉर्मेंस की बात करूं तो मीडिया, स्मॉल कैप, फार्मा, ये सारे ख़राब वाले थे। तो देखो ये सारे सेक्टर्स की बात ठीक है, अगर आप मंथली बेसिस पे देखोगे ना तो रियलिटी सेक्टर, डिफेंस, स्मॉल कैप और आईटी सेक्टर अच्छे हैं। और अगर ख़राब की बात करोगे तो वहाँ पे एफएमसीजी, कमोडिटीज़, पीएससी और मेटल्स है। तो देखो सेक्टर के हिसाब से मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मेरे लिए फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा मेरे पर्सनल वॉच लिस्ट पे है और रियलिटी इंडेक्स भी मेरी वॉच लिस्ट में है, क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग दिख रही है बनते हुए। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स, मतलब सारे इंडेक्स के बारे में मुझे जो बताना था वो बता दिया, सेक्टर्स के बारे में बता दिया। अभी एक चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो है हमारा एफआईएस का डेटा। लास्ट वीक में एफआईएस ने मंडे सेलिंग की थी और उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने बाइंग की थी। और सबसे ज़्यादा मुझे शॉकिंग ये लगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग फ्राइडे को की थी, विच वॉज मेरे ख्याल से 7,000 या 8,000 करोड़ जितनी कुछ बाइंग हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर इन द टर्म्स ऑफ एफआईएस के डेटा के हिसाब से। मुझे पता नहीं कोई ब्लॉक डील था या क्या था, वो मुझे कुछ खास पता नहीं है, बट हाँ नंबर बड़े हैं। बाकी जो अदर पैरामीटर है वो सारे नॉर्मल है। क्रूड ऑयल भी आप ऐसे सिचुएशन में ध्यान दे सकते हो, बिकॉज इसराइल और ईरान का वॉर ज़्यादा बढ़ता है आगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। अभी वो $73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली $77 तक का हाई मारा था, तो वो भी एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये 77 या $78 को ब्रेक करता है तो भाई अगर आप ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करना चालू कर देना या फिर हेज ले लेना, बिकॉज फिर मार्केट में एक इशू आ सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं आज के हमारे वो पैटर्न के बारे में, जिसको मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा याद रखना। ये पैटर्न है आईपीओ स्टॉक्स के रिलेटेड। देखो अभी मैं आप लोगों को पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आज जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने आईपीओ स्टॉक्स में एक ऑब्जर्वेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा विद एग्जांपल, तो आप लोगों को भी एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट है तो मेरा एक ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम है, उसके रिलेटेड हम लोग अभी रिसेंटली एक जुलाई में वेबिनार ला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैं आज आप लोगों को ये पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ ना, उसी तरीके से एक पैटर्न होता है जिसके अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग फॉलो करता हूँ। वो एक स्टॉक का पैटर्न होता है जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि भाई ऐसे स्विंग ट्रेड आपके ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। तो वही पैटर्न, मतलब वही स्विंग ट्रेडिंग मेथड में सिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वो स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अभी आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी स्टॉक का एक आईपीओ आता है और वो आईपीओ एक अच्छा आईपीओ होता है तो लिस्टिंग के बाद वो ऑलमोस्ट 40-50% गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो स्टॉक में कुछ रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं और वापस से वो ऊपर आता है अपने ऑल टाइम, मतलब अपने आईपीओ की लिस्टिंग हाई को भी ब्रेक करता है और फिर वो स्टॉक्स और आगे जाते हैं। तो ये पैटर्न को आप लोगों को चार्ट में, मतलब प्राइस और वॉल्यूम में कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये आप लोगों को क्यों ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है वो भी आज आप लोग समझ सकते हो। अब देखो आप लोग अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये अभी इटर्नल लिमिटेड का चार्ट है जिसको पहले जोमेटो बोलते थे। अभी देखो यहाँ पे जोमेटो की जो लिस्टिंग है वो जुलाई 2021 में हुई थी। मुझे याद नहीं है कि इसका आईपीओ प्राइस क्या था, मेरे ख्याल से 120 या 150 के आसपास ही था और इसकी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पे ही हुई थी। अब मुझे याद नहीं है इसका आईपीओ लिस्टिंग प्राइस क्या था, तो अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बता देना कमेंट्स में।
उसके बाद देखो ये स्टॉक ने ना 169 का हाई मारा और वहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरते हुए, अगर आप डाउन साइड में देखोगे, मैं थोड़े टाइम के लिए इसका वॉल्यूम हाइड कर दूंगा, 75% 76% ये स्टॉक में फॉल हुआ। अब ये स्टॉक में फॉल क्यों हुआ? क्या ये स्टॉक ने महंगे प्राइस पे अपनी लिस्टिंग की थी? एज अ ट्रेडर हमारा ये काम नहीं है पता लगाने का, बट मैं आप लोगों को मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। एक तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब देखो इसका लिस्टिंग हुआ था जुलाई 2021 में, और अगर आप इसका पीएनएल देखोगे, क्वार्टरली में देखते हैं, 21 का वहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट आप यहाँ पे देखो 2021 के ईयर में ये लॉस मेकिंग थी, 22 में भी लॉस कर रही थी। मार्च में इसने अपना लॉस कम किया, फाइनली 24-25 में ये प्रॉफिटेबल हो गई, बट इसकी शुरुआत मार्च में ही हो गई थी। आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में जाके देखोगे तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि मार्च के फोर्थ क्वार्टर के बाद, मतलब 2023 के फोर्थ क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर था वो क्वार्टर से ही ये प्रॉफिटेबल हो गई कंपनी। और अभी आप ये टाइम याद रखना, जून 2023, राइट। अभी हम लोग चार्ट में वापस से जाते हैं और आप यहाँ पे देखो इसकी लिस्टिंग 2021 के आसपास हुई थी और फिर ये मैंने जो अभी आपको बताया कि कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 76% गिर गया। अब यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, जुलाई 2023 में। अभी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार ये शेयर किया है कि ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं। एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो जनरली स्टॉक ऐसे जिसको कब ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, बहुत साल के बाद अपना बहुत साल पहले का हाई ब्रेक होता है, उसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने से पहले भी स्टॉक नीचे में एक ब्रेकआउट करता है, जिसे मैं जनरली रिवर्सल ब्रेकआउट बोलता हूँ। तो ये वाले स्टॉक ने, मतलब जोमेटो ने, यहाँ पे बॉटम में एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया था और वो महीना था जुलाई 2023 का। अभी आप वापस से जाके पीएनएल देखो, यहाँ पे जून 2023 वाले क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल टर्न हो गई थी। तो ये कंपनी के लिए ये चीज़ एक ट्रिगर था, ये लॉस टू प्रॉफिटेबल हो गई। यहाँ पे इसने पहला ब्रेकआउट किया, वो नंबर था 78 का। 78 से ये कंपनी ने नॉन स्टॉप रैली लिया और उसके आईपीओ के हाई तक आ गई और ऑलमोस्ट 110% इसने रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पे आप वापस से देखो कि ये स्टॉक ने वापस से यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया और फाइनली ऊपर में ये अभी रिसेंटली 304 तक गई थी। तो अगर आप देखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के बाद भी ये स्टॉक ने 81% का रिटर्न दिया, और अगर मैं रिवर्सल ब्रेकआउट से कैलकुलेट करूँ तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 279% का रिटर्न दिया। तो ये जो पैटर्न है ना, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक आईपीओ लिस्टिंग करता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने उसमें आईपीओ में 15,000 रुपया लगाया था और आपने 15,000 रुपया कमाया तो आप वो स्टॉक को भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है। वो स्टॉक की एक अलग वॉच लिस्ट बनाओ। देखो मैं यहाँ पे मैंने भी एक वॉच लिस्ट बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, आईपीओ स्टॉक्स की मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है और मैं हफ्ते में एक बार ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान देते रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे किसी ना किसी स्टॉक में एक आईपीओ का रिवर्सल ब्रेकआउट मिल सकता है, एक आईपीओ का मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप मिल सकता है। बेसिकली वो अपना आईपीओ लिस्टिंग का हाई अगर ब्रेक करता है, उसे मैं जनरली ये वाला हाई, उसे मैं जनरली मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ। अब ये केस में 2024 में ब्रेकआउट हुआ था, 2021 का, इतने साल नहीं थे, बट देखो फिर भी यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो अगर ये पैटर्न्स आपको दूसरे किसी स्टॉक में दिखते हैं तो ये जो पैटर्न है ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नॉर्मल जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसके अलावा ये पैटर्न्स में भी हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और आप देखो जब भी ये बेस बना रहा था तभी भी इसमें अच्छे वॉल्यूम हुए थे। तो जनरली एक हमने पॉडकास्ट बनाया था देवेंद्र जी के साथ, उसमें उन्होंने बात की थी अर्जेंसी के बारे में, और उन्होंने ये बोला था कि बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कुछ सडनली अच्छा हो जाता है, तो जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो स्टॉक खरीदने के लिए अर्जेंसी दिखाते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर अर्जेंसी वो प्राइस में डिमांड आता है और वो प्राइस ऊपर जाता है। बट ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर आईपीओ ब्रेकआउट करने वाले स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देते हैं, कोई कोई फेल भी होते हैं। बट मैं आप लोगों को मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैं प्राइस एक्शन से सीखा हूँ, वॉल्यूम एनालिसिस से सीखा हूँ,
वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और मेरी हमेशा हर संडे यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकूँ, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में उसे यूज़ करके एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकूँ। तो अभी मैं आज का ये जो वीडियो है ना, वो एक होमवर्क के साथ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइए कि अभी मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक है जो आईपीओ के हिसाब से, मतलब लिस्टिंग के बाद या तो रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहे हैं, या तो वो अपने आईपीओ के बाद के हाई को, मतलब ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, जिसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ। ये टोटली मैं आप लोगों के ऊपर होमवर्क छोड़ता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कमेंट्स का आंसर राइट होगा तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा। तो यही आज का आपका होमवर्क है कि आप लोगों को मुझे ये बताना है कि अभी ये पैटर्न कौन से स्टॉक्स में अभी आप लोगों को दिख रहे हैं। तो चलिए फिर, आई विश कि आज आप लोगों को मैंने बोर नहीं किया होगा और एक अच्छी चीज़ ही आप लोगों को मैंने सिखाई। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट के वजह से यूट्यूब दूसरे लोगों को हमारा वीडियो सजेस्ट करता है। और मैं आप लोगों को ईमानदारी से बोलूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को हमारे स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार में ज्वाइन होना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग पर्सनली करता हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।